जय हिंद। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, तो आखिर हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास के जनक कौन है, यानी इतिहास के पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। जब पूरे इतिहास के जनक कोई है तो भारतीय इतिहास के भी जनक कोई ना कोई होगा। तो आखिर भारतीय इतिहास के जनक कौन है। इतिहास किसे कहते हैं। जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का एक सटीक परिभाषा क्या है। इतिहास जो है इसको हम कितने काल खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ना आवश्यक क्यों है, इतिहास का महत्व क्यों है। इतिहास का महत्व क्या है। जो घटना बीत चुकी है, जो घटना घट चुकी है, आखिर हम उसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना आवश्यक क्यों है। इन सब की जानकारी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर इन सब की जानकारी नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए अब हम इतिहास शब्द की उत्पत्ति में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुआ है। इति जोड़ ह जोड़ आस के योग से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। किस किस से। इति जोड़ ह जोड़ आस से। इति ह और आस के योग से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आस का अर्थ होता है था, यानी इसका अर्थ हुआ ऐसा ही निश्चित रूप से था। यानी हम कह सकते हैं जो घटनाएं अतीत में निश्चित रूप से घटी है उसी का अध्ययन इतिहास है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कितने शब्द से हुआ है। 3 शब्द से हुआ है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से हुआ है। इति जोड़ ह जोड़ आस। इति का अर्थ ऐसा ही, ह का अर्थ निश्चित रूप से, आस का अर्थ था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। अर्थात जो घटनाएं अतीत में निश्चित रूप से घटी हुई है उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, तो आखिर हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना, जानना या बुनना। ध्यान रखिएगा हिस्टोरिया से हुई है, HISTORIA। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना, जानना या बुनना। जबकि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। इति जोड़ ह जोड़ आस से हुई है। इति का अर्थ ऐसा ही, ह का अर्थ निश्चित रूप से, आस का अर्थ था। और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजना, जानना या बुनना। अगला प्रश्न है इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया है। हेरोडोटस ग्रीक के लेखक थे जिनको इतिहास का जनक माना गया। आखिर इनको इतिहास का जनक क्यों माना गया है। हेरोडोटस ने ही पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, जिसके कारण हेरोडोटस का हिस्ट्री का जनक माना गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेरोडोटस के पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जबकि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है हिस्टोरिया से। सी का अंतर है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है, जबकि हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में इन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त है। तो आप अब समझ गए होंगे इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया है। इतिहास की उत्पत्ति किससे हुई है। इति जोड़ ह जोड़ आस से हुई है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। हिस्टोरिया से हुई है।
हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है, जिसमें उन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। जब पूरे इतिहास के जनक हेरोडोटस है तो भारतीय इतिहास के जनक भी कोई ना कोई होगा। आखिर भारतीय इतिहास के जनक कौन है? चलिए अब हम इसको जानते हैं, भारतीय इतिहास के जनक कौन है और जो भी है उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारा प्रश्न था इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है। आंसर तो यही तक हो गया, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम बताए हैं कि हेरोडोटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जिसमें इन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया है। संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त है। उसी तरह भारतीय इतिहास का जनक कौन है? चलिए अब इनके बारे में हम जानते हैं। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना गया है। किनको माना गया है? मेगास्थनीज को। जबकि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। और भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। 290 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके पुस्तक का नाम इंडिका है। इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्रा का वर्णन विस्तृत रूप से किया हुआ है। तो कई बार प्रश्न पूछता है इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। इंडिका जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्रा की। और मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आप ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज है। जबकि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्रा की। और जो हेरोडोटस की पुस्तक थी हिस्टोरिका, उसमें हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अब हम जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। अलग अलग विद्वान जो है वो इतिहास की परिभाषा अलग अलग दिए हुए, वो अपने अनुसार इतिहास की परिभाषा दिए हुए हैं। तो कोई एक परिभाषा उपयुक्त नहीं है, सारा परिभाषा उपयुक्त है। बस आपको पता होना चाहिए इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है, यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से बोले तो ऐसे कह सकते हैं, अतीत में निश्चित रूप से घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसका अध्ययन है? अतीत का अध्ययन है। अतीत में जो भी घटना निश्चित रूप से घटी हुई है उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो गौर कीजिएगा, इतिहास में हम मानव जाति से संबंधित घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहीं से कुछ भी पढ़े, लेकिन जो भी घटना हो वो मानव जाति से संबंधित ही होता है, जो किसी न किसी साक्ष्य या फिर तथ्य पर आधारित होता है। तो आप इसको ऐसे भी करके बोल सकते हैं, प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन ही इतिहास कहलाता है। आप ऐसे इसका परिभाषा बना सकते हैं। इतिहास किसका अध्ययन है? अतीत का अध्ययन है। और अलग अलग विद्वान जो है इसका परिभाषा अलग अलग दिए हुए हैं। अगर हम जेबी ब्यूरी के अनुसार देखें, जेबी ब्यूरी के अनुसार, तो उन्होंने इतिहास की तुलना विज्ञान से किया हुआ है। वो बोले हैं कि इतिहास जो है एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम। उनका स्टेटमेंट है इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम। यानी ब्यूरी जो साहब हैं वो इतिहास की तुलना विज्ञान से किए हुए हैं। इतिहास के जनक किसको माना गया है? हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में जो भी घटनाएं निश्चित रूप से घटी हुई है उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये सब घटनाएं मानव जाति से ही संबंधित होती है, जो किसी न किसी तथ्य या साक्ष्य पर आधारित होता है। इसका वर्णन इतिहास कहलाता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं, जो भी घटना बीत चुका है, तो आखिर हम इसको क्यों पढ़ें? इतिहास पढ़ना आवश्यक क्यों है? जो बीत चुका है उसको हम क्यों पढ़ें? इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ना आवश्यक क्यों है? इसका महत्व क्या है? चलिए अब हम ये जानते हैं।
अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को माना गया है। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। ये 290 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक में पाटलिपुत्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इतिहास की परिभाषा। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में निश्चित रूप से घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है, या फिर प्राचीन से लेकर अब तक मानव जाति से संबंधित घटनाओं का साक्ष्य या तथ्यों पर आधारित वर्णन ही इतिहास कहलाता है। जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज्यादा न इससे कम। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इतिहास पढ़ने से हम एग्जाम पास करेंगे, इतिहास का महत्व परीक्षाओं में है, तो इतिहास का महत्व परीक्षाओं में तो है ही, लेकिन इतिहास का महत्व महज परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास पढ़ने से हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी मिलता है, जिससे हम अपने अतीत को समझ पाते हैं, वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और भविष्य निर्माण के लिए सोच पाते हैं। इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है कि अतीत में हमारे पूर्वज कौन कौन से गलती किए थे, किन गलतियों के कारण वे विफल हो गए थे, और उस गलती को हम वर्तमान में या भविष्य में दोहराने से बचते हैं। और वो कहाँ कहाँ सफल हुए थे, कैसे वे सफल हुए थे, उनके सफलताओं को, उनके संस्कृति को, उनके संस्कार को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास जो है वो अतीत में की गई गलती को वर्तमान में सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास का महत्व महज परीक्षाओं तक नहीं है। इतिहास मानव के लिए ही एक पथ प्रदर्शक का काम नहीं करता, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। इतिहास मानव समाज के लिए आईना का काम करता है। इतिहास पढ़ने से ही हम बार बार गलती करने से बचते हैं। अगर हम बार बार गलती करेंगे तो फिर हमारे सफल होने का समय काफी अधिक समय लगेगा सफल होने में, तो विकास की प्रक्रिया जारी रहे, विकास हम अधिक कर सके, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई रूम लॉक है और आपको चाबी का गुच्छा दे दिया जाए और बोला जाए रूम को जो लॉक है उसको खोलने के लिए, तो आप एक एक चाबी से उसको खोलेंगे, एक एक चाबी से कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा, फिर दूसरे चाबी से कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा, तीसरे चाबी से। ऐसे करने से काफी समय आपका लग जाता है। लेकिन अगर वही कोई बता दे इस ताला का चाबी ये है, तो आप कुछ ही पल में उसको खोल लेते हैं, वहां पे आपका समय बच जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम गलती करेंगे सुधारेंगे, गलती करेंगे सुधारेंगे, तो विकास कब करेंगे? ऐसे ही में हमारा समय खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मानव है तो गलती करेंगे ही, भगवान थोड़े ही है जो गलती नहीं करेंगे। तो मानव है तो बेशक आप गलती करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप दूसरे की गलतियों से सीखे। दूसरे की गलतियों से हम सीख के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास काफी समय होगा। कम समय में हम अधिक सफल हो पाएंगे, अधिक देश का हम विकास कर पाएंगे। तो हमारे पूर्वज जो गलती किए हुए हैं उस गलती को हम दोहराने से बचेंगे। उनका जो भी संस्कार था, जो भी उनका सफलता थी, उनको अपनाकर हम उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता ही हैं, वो चाहे आपसे पढ़े लिखे, पढ़ाई में कितना भी कम हो, आपसे कम पढ़े लिखे हो, लेकिन उनको आपसे ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा दुनिया देखे हैं। उनको जितना जो अनुभव है ना, वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं होगा। तो आप उनके बात काटने के बजाय उनका बात सुनने की कोशिश कीजिए। जब भी वो आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ जो घटता होगा वही चीज बताएंगे, वो वास्तविक चीज को ही बताएंगे। और जो भी वो गलती किए हुए हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आप उस चीज को गलती ना करें। अगर आप वही गलती फिर से दोहराइएगा तो फिर तो आप अपने पापा के इतना ही विकास कर पाइएगा, उतना ही आप सफल हो पाइएगा। अगर आपको उनसे ज्यादा सफल होना है तो आपको पहले ये पता करना होगा कि वो कहाँ गलती किए थे, और उस गलती को आपको दोहराने से बचना होगा। उस रास्ता को आपको मोड़कर दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तो इतिहास का महत्व जो है वो हमारे राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के पथ प्रदर्शक के लिए काम करता है, पूरे मानव समाज के लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है या फिर कोई समाज अपना इतिहास नहीं जानता है तो उसका ऐसे ही हालत हो जाता है जैसे किसी का याददाश्त का गुम हो जाना।
उम्मीद करती हूँ कि इतिहास का महत्व आप समझ गए होंगे। आप इतिहास का महत्व खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, आप अपने सोच से लिखने की कोशिश कीजिए कि इतिहास का महत्व क्या क्या हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है और कैसे बांटा गया है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, जबकि आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्री कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तु से होती है। प्राग ऐतिहासिक की जानकारी पुरातात्विक वस्तु से होती है। इसकी जानकारी के लिए कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक के मानव पढ़े लिखे नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक की जानकारी भी पुरातात्विक वस्तु से होती है, लिखित स्रोत उपलब्ध है किंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक वस्तु से। लिखित स्रोत उपलब्ध है किंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसी के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का रखा गया है और सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तु और लिखित स्रोत दोनों से मिलती है और लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सका है। जो प्रारंभिक मानव थे उनको प्राग ऐतिहासिक में रखा गया है। उस समय के मानव जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पेट भर जाना, तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तु से ही मिलती है। प्राग ऐतिहासिक के जो मानव थे वो अधिक से अधिक पत्थर का प्रयोग करते थे, हर काम में पत्थर का प्रयोग करते थे। जैसे पत्थर का औजार, हथियार, शिकार करने के लिए पत्थर का ही प्रयोग करते थे, जिस कारण प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा गया है। आप याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा गया है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो ये अधिक से अधिक पत्थर का प्रयोग करते थे, जिसके कारण प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहा गया है। आद्य ऐतिहासिक में कांसा का खोज हुआ, जिस कारण इसको कांस्य युगीन कहा गया है। कांस्य युगीन किस काल को कहा गया है? आद्य ऐतिहासिक को। ऐतिहासिक में लोहा का खोज हुआ, जिसके कारण इसे लौह युगीन कहा गया है। ये जो है पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर जो बंटवारा किए थे वो क्रिश्चियन थॉमसन किए हुए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इतिहास के त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। जहाँ पे पत्थर मिला उसको पाषाण काल कहा, जहाँ पे कांसा मिला उसको कांस्य युगीन कहा, जहाँ पर लोहा मिला उसे लौह युगीन कहा। तो लौह युगीन किस काल को कहा जाता है? ऐतिहासिक काल को। कांस्य युगीन किस काल को कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक को। पाषाण काल किस काल को कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक को। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसका इंग्लिश होता है पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा जाता है। ऐतिहासिक के अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल यानी एंशिएंट पीरियड, मेडिएबल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ा जाता है। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सबके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही अपलोड होगा। तो इतिहास के जनक, चलिए अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो आज का क्लास आपको समझ में आ गया है। इतिहास का जनक किसे माना गया है? हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास का जनक किसे माना गया है? मेगास्थनीज को। इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है? 3। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। किस कालखंड की जानकारी हमें पुरातात्विक वस्तु और लिखित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है? लिखित स्रोत को सरलता से पढ़ा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल में बांटा गया है? 4। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल और किस युग में रखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन में रखा गया है। कांस्य युग में रखा गया है और आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है।
मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिया से। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किन शब्दों से हुई है? इति, ह और आस से हुई है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।